Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम मोशन इन अ प्लेन में जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अब तक हमने क्या देखा, एडिशन ऑफ वेक्टर, राइट। एडिशन के जो दो लॉ होते थे, एक था ट्रायंगल लॉ, एक था पैरेललोग्राम लॉ। तो अब तक हमने वो दो लॉज पढ़ लिए, हमने बेसिक ऑफ वेक्टर पढ़ लिया। तो आज के इस लेक्चर में हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है, जो एज अ पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ज्यादातर क्वेश्चन वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी पूरे लेक्चर तक आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम मोशन इन प्लेन का जो टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम इसके पहले हमने बेसिक ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया है, मतलब फंडामेंटल ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया है। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के जो दो लॉज थे, एक था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर और एक था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, और इसके अलावा हमने यूनिट वेक्टर्स भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है। तो देखो बच्चों, जो अब एज अ पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू वेक्टर्स के जो ज्यादातर सवाल रहते हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो उसमें आपको वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है इसके बेस के ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एज अ पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको पूरे लेक्चर तक सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना है। अगर आपके माइंड में कुछ इधर उधर के थॉट्स चल रहे हैं तो सब थॉट्स को बंद करो और अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन अभी इस लेक्चर में आपको बोर्ड पे देना पड़ेगा। और बहुत इजी है, एक बार बस आपको कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी विच हैव magnitude as well as direction and which obeys the triangle law and parallelogram law of vector addition। उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। तो वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है हम उसे सीधी तरह से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। जैसे आपने देखा कि जो एडिशन थी वो भी सीधी तरह से हम वेक्टर्स की एडिशन नहीं कर सकते, और जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है वो भी हम सीधी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है बच्चों स्केलर वेक्टर, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट, और जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और दूसरा है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दो टाइप का है। पहली टाइप है स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरी टाइप है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हमें स्केलर प्रोडक्ट देखना है। स्केलर प्रोडक्ट की जो पूरी की पूरी बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पहले मैं पूरी की पूरी कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बेस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये भी आपको आज की इस लेक्चर में बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके आपको बहुत इजी तरीके से मैं क्रॉस प्रोडक्ट समझाऊंगा। उसके बाद उसकी जो बेसिक क्वेश्चन है और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो भी आपके आज के इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना है। तो चलिए पहले देखते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और बहुत इजी है, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी। तो पहले हमें देखना है स्केलर प्रोडक्ट। तो मैं ये टॉपिक का हेडिंग भी इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट क्या है। मैं आपको डेफिनेशन लिख के नहीं दूंगा, आपको इजीली डेफिनेशन समझ में आएगी। आपका जो आईक्यू है वो बहुत हाई है,
अब मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा और आप भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, आपको एक बार समझाने पर स्केलर प्रोडक्ट 101% समझ में आएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसके आगे मैं सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट लिखूंगा, आप समझो कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। देखिए स्केलर प्रोडक्ट क्या है, मान लीजिए अपने पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। अपने पास दो वेक्टर है, एक है अपना वेक्टर ए, दूसरा है अपना वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमें करना है मल्टीप्लीकेशन। तो आप जैसे कि आप जानते हो कि मल्टीप्लीकेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है, जब दो वेक्टर का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो यहां पर ए भी वेक्टर है और बी भी वेक्टर है, बट अगर हम इन दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अगर इनका जो रिजल्टेंट है, फॉर एग्जांपल इनका रिजल्टेंट सी है और ये सी जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी आता है, तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत इजी बात है। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होता है और उन दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद अगर आंसर या फिर उनका मल्टीप्लीकेशन का रिजल्टेंट अगर स्केलर क्वांटिटी आती है, तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो आई होप अभी आपको स्केलर प्रोडक्ट की कंसेप्ट थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में डॉट है, इसका मतलब क्या, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन को हम कहते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट। तो आई होप अभी आपको स्केलर प्रोडक्ट समझ में आ चुका है और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है इसकी भी आपको अभी थोड़ी बहुत कंसेप्ट आ चुकी है। तो पहली बात तो आपकी अभी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट जब होता है तब देखिए मान लीजिए अपने पास ये वेक्टर ए फॉर एग्जांपल और ये वेक्टर बी है, ये अपना वेक्टर ए और ये अपना वेक्टर बी। जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो जाहिर सी बात है इन दोनों में कोई ना कोई एंगल रहा होगा। तो जब दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होता है और या फिर जब दो प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो उनके बीच में जो एंगल रहता है वो रहता है बच्चों कॉस का कंपोनेंट, जो जिसे हम लिखते हैं कॉस थीटा। तो आपका अभी दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, पहला आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। दूसरी आपने अभी एक बात पढ़ी है कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी या फिर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उनके बीच में जो एंगल रहता है वो कॉस का कंपोनेंट रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। तो जिस पर से आप इजीली फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला है अपने स्केलर प्रोडक्ट का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन कॉस थ्री, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये अपना जनरल फॉर्मूला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो जब आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है तब इन दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, जिसे हम उनके बीच में जो एंगल है उससे मल्टीप्लाई करें तो हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिलता है। So this is the general formula for scalar product of any two vector, that is vector a dot vector b is equal to ab cos theta। और आपकी 90% कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगर आपको ये फॉर्मूला ठीक तरह से अभी आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन स्केलर प्रोडक्ट का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो अभी हमने तीन चीजें पढ़ी। पहली चीज हमने क्या पढ़ी, हमने क्या पढ़ा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करे तो उनका अगर आंसर या फिर उनका रिजल्टेंट अगर स्केलर आता है तब ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में या फिर डॉट प्रोडक्ट में जो दो वेक्टर होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है वो कॉस का कंपोनेंट होता है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमेशा ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अभी आपने सिर्फ 5% कंसेप्ट पढ़ी है, अभी हमें 95% कंसेप्ट पढ़नी है, ठीक है। तो चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो, इसे भी नोट कर सकते हो और इसे भी नोट कर सकते हो। अभी हमें इस फॉर्मूले को पूरी तरह से डिस्कस करना है,
ठीक है, इसे ही आज हम इसके बेस को हम 90% कवर करेंगे। जिसको इसको अगर हमने 90% कवर करा तो उसके बाद 10% जो है सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत कंसेप्ट बचती है स्केलर प्रोडक्ट की, वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ इसे डिस्कस करूंगा और इसके बेस पर आप 90% स्केलर प्रोडक्ट का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसे आप पहले नोट डाउन करो। चलिए, हो गया। अब देखिए, देखिए क्या फॉर्मूला था अपना फॉर्मूला था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे फाइंड करना पड़ता है, मैं आपको वो सिखाऊंगा। उसके बाद ए बी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए, ये जो वेक्टर ए बी है इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, तो थीटा कांस्टेंट थोड़ी है, थीटा बदल सकता है। तो इसकी तीन कंडीशन आती है। पहले फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने पास जो थीटा है, दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है फॉर एग्जांपल वो जीरो है। ठीक है, इसका मतलब क्या, थीटा की वैल्यू जीरो है। तो जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी तब यहाँ पे कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस जीरो आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस जीरो। और जैसा कि आप जानते हैं कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी इंटू 1 दैट इज ए बी। तो जब दो वेक्टर के बीच में एंगल जीरो होता है उस केस में उन दो वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, आई होप अभी आपको पहली कंसेप्ट समझ में आ चुकी है। ठीक है, आप उतने आप टैलेंटेड हो। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अपना थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा 90 डिग्री है मतलब क्या, दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। और जैसे कि आप जानते हो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, मतलब ये जीरो तो ये भी जीरो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आ गया जीरो। इसका मतलब क्या, जब दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तब उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। आई होप आपको पहली केस भी समझ में आ चुकी है, आपको दूसरी केस भी समझ में आ चुकी है। अब देखिए तीसरी केस क्या है। मान लीजिए अपना जो थीटा है, यहीं पे लिखता हूं। ठीक है, मान लीजिए अपना जो थीटा है वो है फॉर एग्जांपल 180 डिग्री। अब थीटा 180 डिग्री मतलब ये वो क्या हो जाएगा, cos 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी cos 180। और जैसा कि आप जानते हैं cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय ए बी क्या आ जाएगा, माइनस ए बी आ जाएगा। इसका मतलब क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। इसका मतलब क्या, जब दो वेक्टर एक दूसरे को एंटी पैरेलल होते हैं तब उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, तो आपने पहली कंसेप्ट पढ़ी, आपने दूसरी भी कंसेप्ट पढ़ी और अभी आपने तीसरी भी कंसेप्ट पढ़ी। ठीक है, तो ये होगी अपनी फर्स्ट स्टेप। थीटा मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए बी कब होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, डॉट प्रोडक्ट निगेटिव कब होता है, और ये अभी हमने डिस्कस किया, ये चीजें अभी हमने डिस्कस करी। ठीक है, अब देखिए जो अपना स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब देखिए अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो इसे हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, पहली बात। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, इसमें डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए दूसरी बात, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी अगर रहा तो ये वेक्टर ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब हम इसे लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस इसे हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। जो वेक्टर ब्रैकेट के बाहर जो वेक्टर है और जो ब्रैकेट के अंदर दो वेक्टर है वो स्टेप बाय स्टेप हर एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेगा।
इस लॉ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, अभी आई होप आपको कम्यूटेटिव लॉ भी समझ में आ चुका होगा और अभी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी समझ में आ चुका होगा। तीसरा है बच्चों एसोसिएटिव लॉ। मान लीजिए अपने पास ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो ये जो वेक्टर ए है पहले इस वेक्टर सी और वेक्टर डी को मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो वेक्टर बी है उसके बाद वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी को मल्टीप्लाई करेगा। तो इसे अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, हो गया। इसके बाद वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, और इस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो अपना जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, और वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, आई थिंक आपको अभी यहां तक चीजें समझ में आ चुकी है यार, आ चुकी है तुम्हें यहाँ तक चीजें समझ में। तुम ऐसे वैसे नहीं हो, तुम्हारा आईक्यू बहुत बढ़िया है बच्चों, तुम्हें हर एक चीज समझ में आती है। तुम खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अभी बोर्ड पे फोकस करो। हाँ, तुमने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है, और उसके बाद कुछ नहीं, तुमने सिर्फ ये 3 लॉ पढ़े। पहला लॉ कहता है, क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और तीसरा क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अभी अपन ने 3 लॉ पढ़ लिए। डोंट वरी, कुछ भी थॉट्स अगर आए तो टेंशन मत लो, सीधा पूरा फोकस अपने बोर्ड पर रखो और अपने सर पर रखो, और मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं तुमको गलत नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो जो अपने 3 वेक्टर होते हैं, ये हमने कम्यूटेटिव पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा, अभी एसोसिएटिव पढ़ा। अब देखिए जो अपने 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि 3 यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं। एक होता है आई कैप, एक होता है जे कैप, एक होता है के कैप। मैंने आपको ऑलरेडी यूनिट वेक्टर का लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप जाके उस लेक्चर को भी देख सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों को यूनिट वेक्टर में थोड़ी बहुत मतलब डिफिकल्टीज आती है, उनके लिए मैंने यूनिट वेक्टर का अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप जाके वो लेक्चर देख सकते हो। अब देखिए जो अपने 3 वेक्टर होते हैं, ठीक है, कौन से, एक होता है आई कैप, दूसरा होता है जे कैप, तीसरा होता है के कैप। आई कैप किस डायरेक्शन में जाता है, एक्स एक्सिस में, जे कैप वाई एक्सिस में, और जेड कैप के एक्सिस में। तो अब देखिए जब अपने 3 जो वेक्टर होते हैं यूनिट वेक्टर, अगर उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट रहा, जो अपने 3 यूनिट वेक्टर है, कौन से आई जे और के, अगर उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन रहा, फॉर एग्जांपल आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, तो इन तीनों यूनिट वेक्टर का एक दूसरे के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट रहता है तो उसका आंसर आता है 1। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को मतलब डाउट हो रहा होगा कि सर आप डायरेक्टली पढ़ा रहे हो। डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा मेरी जान, तुमको डायरेक्टली पढ़ा के मुझे क्या मिलेगा, तुमको हर एक चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। देखो आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, और के डॉट के है। आई कैप का मल्टीप्लीकेशन आई कैप के साथ ही हो रहा है, इसका मतलब क्या, उन दोनों के बीच में एंगल 0 है, उन दोनों के बीच में एंगल 0 है। और जब एंगल 0 होता है मतलब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आई की भी वैल्यू 1, इस आई की भी वैल्यू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। तो 1 इंटू 1 क्या रहा बच्चों, अपना 1 रहा। जे डॉट जे क्या रहा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्या रहेगा, 1 रहेगा। और के डॉट के क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसीलिए जब दो यूनिट वेक्टर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तब उनका डॉट प्रोडक्ट 1 आता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच में एंगल 0 है, और उनके बीच में एंगल 0 है, इसका मतलब क्या, उनका मैग्नीट्यूड भी यूनिट है। तो उन दो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जब एक दूसरे के साथ होता है तब उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हमने अलग अलग यूनिट वेक्टर को अलग अलग यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा, फॉर एग्जांपल आई डॉट जे है अपने पास इज इक्वल टू जे डॉट के है अपने पास इज इक्वल टू के डॉट आई है अपने पास, फॉर एग्जांपल। तो आई कैप के साथ जे कैप मल्टीप्लाई में, जे कैप के साथ के कैप मल्टीप्लाई में, और के कैप के साथ आई कैप मल्टीप्लाई है। तो इन जो वेक्टर है, अलग अलग वेक्टर जो है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा 0। फिर से आपके दिमाग में सवाल आ गया, सर आपने डायरेक्टली क्यों पढ़ा दिया यार, हमें डिटेल में पढ़ाओ। तो बच्चों मैं तुमको डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। देखो आई कैप और जे कैप
जे कैप और के कैप और आई कैप, ये जो वेक्टर है ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कैसे है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या? उन दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या? कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। और जब cos 90 होता है तब cos की वैल्यू 0 होती है। मतलब अगर हम i डॉट के जे करें तो i डॉट जे इंटू कॉस 90, मतलब क्या? i डॉट जे इंटू 90 मतलब इंटू 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो i डॉट जे के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और i डॉट जे इंटू कॉस 90 इज इक्वल टू 0, मतलब i डॉट जे इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जे डॉट और के डॉट का वही हाल है, क्योंकि जे डॉट और के डॉट एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सिमिलरली के डॉट और आई डॉट का वही हाल है, क्योंकि वो भी एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या मेरी जान? इसका मतलब आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई, इन तीनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो अपन ने अभी क्या क्या पढ़ा? ये पढ़ा, क्या कहता है? थीटा इज इक्वल टू 0। तुम जानते हो थीटा इज इक्वल टू 0 क्या आएगा? ए बी आएगा। ठीक है, तुमने अभी उसको फिल कर दिया। अब देखो थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चा? 90। इसका मतलब क्या है? वो दोनों एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या? cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा मेरी जान? 0 रहेगा। अब देखो थीटा क्या है बच्चा? 180। तो ये थीटा 180 मतलब क्या? cos 180। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि cos 180 की जो वैल्यू है वो क्या रहती है? वो क्या रहती है बच्चा? वो रहती है -1। तो ये क्या रहेगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी क्या रहेगा? वो रहेगा -80। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये चीजें समझ में आ चुकी है। और ये तो सिंपल सी चीजें है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये कम्यूटेटिव लॉ है और जो स्केलर प्रोडक्ट फॉलो करता है। ये क्या है बच्चा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, मतलब ये वेक्टर पहले बी को मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये वेक्टर बाद में सी को मल्टीप्लाई करेगा। इसे कहते हैं बच्चा अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाद में क्या देखा अपन ने देखा वेक्टर ए, सॉरी इन ब्रैकेट ए वेक्टर ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर सी प्लस डी। मतलब क्या बेटा? वेक्टर ए वेक्टर सी प्लस डी को मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी को मल्टीप्लाई करेगा। इसे अपन क्या कहते हैं बेटा? इसे अपन कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। और स्केलर प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इतना सिंपल है। और ये तो तुम जानते ही हो, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1, और आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी तुम सिर्फ एक काम करो, इसे पॉज करो और नोट करो। इसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूं, क्योंकि मैं अभी इसे ही डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व करो, सॉरी पहले इसे नोट करो। तो चलो हो गया बेटा, चलो हो गया। अभी देखो, अभी तुमको 50% कंसेप्ट आती है बेटा। अभी तू 50% कंसेप्ट सीख गया है मेरी जान। ठीक है, अभी तेरे को सिर्फ 50% क्वेश्चन और 50% कंसेप्ट और पढ़नी है, उसके बाद तू प्रो खिलाड़ी हो जाएगा। तू फिर स्केलर प्रोडक्ट का कोई भी कंसेप्ट या फिर कोई भी क्वेश्चन तू इजीली खुद भी सॉल्व करेगा और अपने फ्रेंड को भी सॉल्व करके बताएगा। क्यों? क्योंकि तेरे को अभी जरा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, अभी देख, अभी बेटा तेरे को मैं सिर्फ अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, जिसके ऊपर 50% क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसको अभी अपने को फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है। ठीक है, अभी देखो मैंने तुमको क्या कहा था? मैंने कहा था कि वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या रहता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो पहले अभी तुम ये देखो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद तुम ये देखो कि ए बी को कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद तुम ऑटोमेटिक दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को इजीली सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, अब देखो मेरी जान, मान लीजिए अपने पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए है अपने पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और अपने पास वेक्टर बी है, ये है अपने पास i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तुम्हें दो वेक्टर दिए गए हैं, एक है वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप
प्लस 2j कैप प्लस k कैप। दूसरा है अपने पास वेक्टर b इज इक्वल टू आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। मैं अब तुमको क्वेश्चंस के बेस पे प्रोसीजर समझाऊंगा। अभी हम प्रोसीजर देख रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको पता पूछा गया हो कि वेक्टर a और वेक्टर b में जो एंगल बन रहा है वो एंगल फाइंड करो, ठीक है। अब देखो ये जो cos थीटा है वो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, तो इसे हम इसी फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। देखिए क्या है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या है बच्चा, ए बी cos थीटा। अपने को थीटा फाइंड करना है, मतलब ये ए बी मल्टीप्लाई को है इधर आने के बाद डिवाइड को, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन ए बी इज इक्वल टू cos थीटा। बट हमें cos भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ थीटा चाहिए। तो ये cos यहाँ पे मल्टीप्लाई को है, यहाँ जाने के बाद डिवाइड को, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन ए बी। तो अगर तुम्हें दो वेक्टर के बीच में का एंगल फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या आया, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन a इंटू बी, ठीक है। तो पहले वेक्टर a डॉट वेक्टर b कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो, उसके बाद ए बी कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो, और उसके बाद तुम कोई भी एंगल इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्या करना है अपने को, पहले अपने को वेक्टर a डॉट वेक्टर b फाइंड करना है। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, हम वेक्टर a का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर b के साथ करेंगे। तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, मल्टीप्लाई को क्या है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब देखो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभी अपन ने ये पढ़ा कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये जो 3i कैप है पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 3i कैप पहले i कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद j कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद k कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा। बट तुम जानते हो कि 3i कैप का अगर j कैप के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0 रहेगा, 3i कैप का अगर मल्टीप्लीकेशन 2k कैप के साथ हुआ तो वो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अपन सिर्फ क्या करेंगे, 3i को i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप से मल्टीप्लाई न करते हुए 3i कैप को सिर्फ और सिर्फ i कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दूसरों के साथ मल्टीप्लाई करना सिर्फ और सिर्फ टाइम पास है। तो अपन क्या करेंगे डायरेक्टली 3i इंटू आई, तो 3i डॉट आई क्या आता है, i डॉट आई आता है 1, और 3 इंटू 1 क्या रहेगा 3, ठीक है। अब देखो ये प्लस 2 है, ये प्लस j है, तो 2j इंटू j डॉट j क्या आता है 1, और 2 इंटू 1 क्या रहेगा 2, ठीक है। अब देखो k डॉट प्लस 2k डॉट, तो k डॉट k क्या रहेगा 1, और 2 इंटू 1 क्या रहेगा 2, तो ये क्या रहेगा अपना 3, तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या आया अपना 7। तो आई होप अभी तुम्हें ये वेक्टर a डॉट वेक्टर b कैसे सॉल्व करते हैं या फिर कैसे फाइंड करते हैं ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी देखो क्या करना है अपने को, अभी अपने को क्या करना है, अभी ए बी फाइंड करना है। तो ए बी क्या है, ए बी इन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब अभी हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, उसके बाद वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और उसके बाद उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे अपन, वेक्टर ए क्या है अपने पास बच्चा, वेक्टर ए है अपने पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम रूट में आई कैप का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जे कैप का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करेंगे, और प्लस के कैप का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो वेक्टर आई कैप वेक्टर ए जो है उसमें आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ पे रहेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जे का क्या है 2, मतलब यहाँ रहेगा 2 का स्क्वायर, और k का क्या है 1, मतलब ये रहेगा 1 का स्क्वायर। तो तुम जानते हो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये क्या रहेगा अपना 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, ठीक है। अब देखो तुमने अभी a का मैग्नीट्यूड फाइंड करा, सिमिलरली तुम b का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहिए। देखो b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यहाँ पे a लिखता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं।
वेक्टर उसके ऊपर बार नहीं है, मतलब वो मैग्नीट्यूड। देखो अभी क्या क्या करेंगे अपन, बी कैसे फाइंड करेंगे। देखो डी में आई का कंपोनेंट क्या है 1, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जे का कंपोनेंट क्या है 1, मतलब ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। के का कंपोनेंट क्या है 2, मतलब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो b इज इक्वल टू क्या आया, b इज इक्वल टू आया रूट में 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, तो b क्या आया अपना, b आ गया अपना रूट 6। ठीक है, अभी तुम्हें इन दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल फाइंड करना है, और तुम कर सकते हो। देखो क्या है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। तुमने ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू भी फाइंड करी है, कितने बताओ 7। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये आ गया अपना 7। और सीधे सीधे ए बी मतलब क्या, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड है रूट 14, बी का मैग्नीट्यूड है 6, तो 14 6 का कितना आता है 84, तो ये क्या आएगा अपना रूट 84। और इसे तुम्हें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो जनरल प्रोसीजर थी थीटा फाइंड करने की क्या आ गई, कॉस इनवर्स ऑफ 7 अपॉन रूट 84। तुम चाहो तो उससे थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 7 अपॉन रूट 84। और अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें लगभग ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ वेरिएशन है, डोंट वरी अबाउट दैट, तुम्हें कोई भी वेरिएशन तकलीफ नहीं देगा इसके आगे स्केलर प्रोडक्ट में। अभी आई होप आपको जो मेन प्रोसीजर है या फिर जो जनरल प्रोसीजर है, जिसे हम जनरल प्रोसीजर में जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी आपको उसका आइडिया आ चुका होगा। चाहो तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। इसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड कंसेप्ट पढ़ेंगे और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। अभी आपका पूरा का पूरा जो बेस है, अभी आपका बेस पूरा का पूरा क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। अभी आप मॉडर्न जो अपने जो क्या कहते हैं उनसे, जो एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए अभी आप रेडी हो। ठीक है, तो चाहो तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो हो गया। अभी देखो, अभी तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, डोंट वरी। अभी तुम क्वेश्चन के लिए सेट हो चुके हो, अभी तुम्हारी कंसेप्ट पूरी क्लियर है। कुछ कंसेप्ट में तुम्हारी क्वेश्चन में से क्लियर कर दूंगा। देखिए मान लीजिए आपको जनरल क्वेश्चन पूछा गया, जनरल बहुत जनरल। देखो मान लीजिए आपको पूछा द एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप एंड जे कैप माइनस के कैप, और आपको ऑप्शन दे दी गई हो 30 डिग्री फर्स्ट, ठीक है, सेकंड 45 डिग्री, थर्ड 60 डिग्री एंड फोर्थ इज 90 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को सॉल्व करना है। क्या रहता है क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप एंड जे कैप माइनस के कैप इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी तुम जानते हो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। अभी हमने देखा, क्या देखा, थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू रहता है कॉस इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो पहले हमारा टारगेट क्या है, पहले हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम ए बी फाइंड करेंगे, और उसके बाद हमें ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, उसके बाद हमें ऑटोमेटिक एंगल आ जाएगा। तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया। देखो क्या आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए है अपने पास, डायरेक्टली करता हूँ, ए क्या है अपने पास आई कैप प्लस जे कैप, बी क्या है अपने पास जे कैप माइनस के कैप। तुम जानते हो आई कैप पहले जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई कैप बाद में के कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आई कैप डॉट जे कैप माइनस आई कैप डॉट के कैप। सिमिलरली जो जे है अपना किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जे डॉट के डॉट। तो आई डॉट जे क्या आता है, तुम जानते हो 0 आता है, आई डॉट के क्या आता है 0 आता है, जे डॉट जे क्या आता है 1 आता है, और जे डॉट के क्या आता है 0 आता है। मतलब अपना जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है उसका आंसर 1 आ गया। मेरे साथ सॉल्व करना, मैं सिर्फ अकेला नहीं सॉल्व करूंगा, तुम भी मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, तो अपना वेक्टर ए डॉट बी क्या आ गया बच्चा,
फिर अपना वेक्टर ए डॉट बी क्या आ गया, 1 आ गया। अगर मेरी शैडो पढ़ रही है तो सॉरी उसके लिए, बट थोड़ा बहुत एडजस्ट करो अपने सर के लिए, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आया अपना, 1 आ गया। अब देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 1 आ गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें ए बी फाइंड करना है। तो चलो ए बी कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले हम ए फाइंड करेंगे। तो ए कैसे फाइंड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या, रूट में 1 आई कैप का जो कंपोनेंट है उसके कंपोनेंट का या फिर उसके कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड सॉरी स्क्वायर क्या आता है, 1, मतलब 1 का स्क्वायर। जे का कोएफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर। तो बताओ 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1। इस 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1। 1 प्लस 1 क्या आया, 2। तो अपना जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वो आ गया √2, ठीक है। यहाँ पे मैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करता हुआ लिखता हुआ, ठीक है। तो बताओ बी क्या आएगा अपना, रूट में जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का 1 क्या है, -1, तो -1 का भी स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या आता है बच्चा, 1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या आता है बच्चा, 1। तो बी क्या आ गया अपना, √2, ठीक है। अभी देखो अभी हमें थीटा फाइंड करना है। थीटा कैसे फाइंड करेंगे अपन, थीटा इज इक्वल टू आता है कॉस इनवर्स ऑफ ए बी सॉरी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या फाइंड करिए अपन ने वैल्यू, वो आ गई 1। तो यहाँ पे क्या रहेगा अपना 1 रहेगा, ठीक है। अब देखो ए डॉट बी क्या 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 आया, ए की वैल्यू आ गई √2 और बी की वैल्यू क्या आ गई √2। मतलब यहाँ पे लिखेंगे अपन √2 इंटू √2, ठीक है। अब देखो थीटा इज इक्वल टू क्या आया मेरी जान, cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √2 इंटू √4 और √4 का स्क्वायर रूट फाइंड। √4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, √4 का स्क्वायर रूट आता है 2, मतलब ये क्या आ गया अपना 2। तो मुझे बताओ cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है, 30 डिग्री की है, 45 डिग्री की है, 60 डिग्री की है या 90 डिग्री की है। तुम जानते हो cos के 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। मतलब क्या, अपना कौन सा ऑप्शन सही है, अपना ये ऑप्शन सही है, ठीक है। देखो प्रोसीजर के बाहर, कंसेप्ट के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता। मैं आपको इसके बाद 5 और प्रॉब्लम कवर करूंगा, ठीक है। और एक भी प्रॉब्लम कंसेप्ट के बाहर नहीं जाएगा। बस आप एक काम करो, प्रॉब्लम को मेरे साथ सॉल्व करो या फिर पॉज करके खुद ट्राई करो और तुम्हारा आंसर और मेरा आंसर चेक करो, ठीक है। अभी चाहो तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो हो गया, हो गया। अभी देखो अभी ये क्वेश्चन तुम्हें पहले पॉज करना है, सॉल्व करना है। अगर पॉज करके नहीं सॉल्व करना, अगर मेरे साथ सॉल्व करना है तो मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, बट कंसेप्ट लगती है। मान लीजिए अपने पास ये वेक्टर है, सॉरी मान लीजिए अपने पास ये वेक्टर है या फिर ये क्वेश्चन, द एंगल मेड बाय अ वेक्टर, वेक्टर है अपने पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2k कैप, ठीक है, विथ या फिर अलॉन्ग लिखता हूं यहां पे, ठीक है, अलॉन्ग x y एंड z एक्सिस, ठीक है। अपने पास ऑप्शन क्या रखे, ऑप्शन है फर्स्ट अपना 60 60 45, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अपने पास 45 45 और 60, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा ऑप्शन है अपने पास 60 45 45 और तीसरा लास्ट ऑप्शन है अपने पास 90 60 60, ठीक है। अभी देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करो, हाँ। उसके बाद मेरे साथ भी सॉल्व करते हो, डोंट वरी। देखो क्या कहता है क्वेश्चन अपने को, क्वेश्चन कहता है द एंगल मेड बाय अ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2k कैप। मतलब एक वेक्टर है, ये वेक्टर है अपना, ये सिंपल था। आगे हम उठा के देखो क्या कहता है क्वेश्चन, आई कैप क्या कहता अपना वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2k कैप अलॉन्ग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2k कैप x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ कौन से एंगल बनाएगा, उसका आंसर बताओ।
तो देखो पहले वेक्टर, ये जो वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, ये जो अपना प्यारा सा वेक्टर है, कौन सा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप। इसको पहले दुलारो, इसको पहले देखो, ऑब्जर्व करो कि ये क्या कहता है। ये वेक्टर पहले एक्स एक्सिस की तरफ गया, फिर वाई एक्सिस की तरफ गया, फिर जेड एक्सिस की तरफ गया। तो जब ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जाएगा तो कौन सा एंगल बनाएगा, जब ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ में जाएगा तब कौन सा एंगल बनाएगा, और जब ये वेक्टर जेड एक्सिस के साथ जाएगा तब कौन सा एंगल बनाएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखो, आप जानते हो वेक्टर आई कैप जे कैप प्लस √2 के कैप अगर एक्स एक्सिस के अलोंग गया तो वहां पे कौन सा यूनिट वेक्टर है, आई कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आई कैप के साथ। मतलब जब ये वेक्टर अपने एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये क्या रहेगा बच्चों, आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप इनटू एक्स एक्सिस के अलोंग सिर्फ और सिर्फ आई कैप रहता है। ठीक है, जे कैप भी नहीं रहता और के कैप भी नहीं रहता, तो इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ आई कैप। तो आई कैप के साथ सिर्फ और सिर्फ आई कैप आई कैप का डॉट प्रोडक्ट होता है, वो जे कैप और √2 के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं बनाता, क्योंकि वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के कारण वो जो वेक्टर है, वो वेक्टर एक दूसरे को क्या कहते हैं, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 रहता है। ठीक है, अब देखो, तो आई कैप के साथ जब मल्टीप्लाई होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो आई डॉट आई क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो मैं इसे मानता हूं, ठीक कोई बात नहीं। ठीक है, डोंट वरी, देखो ये क्या आएगा अपना, सिर्फ 1 आएगा। क्या आएगा, 1। तो थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, थीटा इज इक्वल टू रहता है कॉस इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए इंटू बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो अपन ने फाइंड कर दिया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस था, ये अपना वेक्टर ए था। फॉर एग्जांपल ये अपना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, फॉर एग्जांपल ये अपना वेक्टर ए और ये अपना वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या आ गई, 1। अभी देखो अपने को ए, अगर ए और बी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो बी का तो जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 ही रहेगा, तो उसके मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ए का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, तो ए क्या आएगा, ए आएगा रूट में 1 का स्क्वायर। अभी तुम प्रोसीजर जानते हो, जे का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर मतलब 2। तो ए क्या आएगा अपना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, दैट इज √4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां पे अपना थीटा क्या बनेगा, यहां पे अपना थीटा बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब 60 डिग्री। मैं फास्ट इसलिए प्रॉब्लम कवर कर रहा हूं क्योंकि अभी आप प्रोसीजर जानते हो। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। तो जब अपना ये नन्हा मुन्ना प्यारा जो वेक्टर है, जिसे मैंने अभी थोड़ा सा डांट दिया था, ये वेक्टर जब एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा तब ये वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग कितना एंगल बनाएगा मेरी जान, 60 डिग्री बनाएगा। तो आई होप अभी आपको थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस कैसे आया ये समझ में आ चुका होगा। अभी देखो, अभी वो कौन से एक्सिस में जा रहा है, अभी वो y एक्सिस में जा रहा है। तो y एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर रहता है, तो y एक्सिस के अलोंग j कैप यूनिट वेक्टर रहता है। ठीक है, तो j कैप जब ये वेक्टर j कैप के साथ जाएगा तो ये i की जगह क्या रहेगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ j रहेगा। तो j सिर्फ और सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, j के साथ। तो j डॉट j क्या रहेगा अपना, सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे हम j की अगर हम इस यहाँ पे अगर y एक्सिस की बात करें तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b हम डायरेक्टली लिख सकते हैं j डॉट j मतलब 1। ठीक है, तो आई होप आपको अलोंग y एक्सिस, ये था अपना अलोंग x एक्सिस, तो अलोंग y एक्सिस क्या कंडीशन रही होगी और इसका वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 1 कैसे आया, अभी तुमको समझ में आ गया है। अभी तुम उतने लो लेवल में नहीं हो, अभी तुम हाई लेवल में हो। ठीक है, अभी तुमको वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 1 कैसे आया ये तुम्हें समझ में आ चुका है, और अभी तुम a और b के बारे में सोच रहे हो और उसका आंसर भी तुम जानते हो कि उसका आंसर भी 2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रहेगा 1, तो 1 का अगर मल्टीप्लीकेशन करे
तो मतलब जब उसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेने के बाद जे डॉट का कंपोनेंट क्या है या फिर कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का अगर रूट हम लेंगे तो वो भी क्या आएगा 1 आएगा, तो मतलब जे का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 रहेगा। ये आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में सोचा है। अभी देखो ये वेक्टर ए था, अभी वही अपना वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पे चेंज थोड़ी होने वाला है, वेक्टर थोड़ी बदला है। तो इस केस में जो अपना ए और बी है वो क्या रहेगा बच्चों, वो रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए बी मतलब 1 अपॉन 2 दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू पहला कितना आया 60 डिग्री, दूसरा कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी देखो तीसरा भी अपन चलते चलते चेक करेंगे। देखो थीटा इज इक्वल टू अब कौन सा, अब ये वेक्टर कौन से एक्सिस में गया है, ये वेक्टर जेड एक्सिस की तरफ गया है। जेड एक्सिस की तरफ गया मतलब जेड एक्सिस में कौन सा वेक्टर है, जेड एक्सिस में ऑलरेडी के कैप बैठा हुआ है, तो वो के कैप क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आई कैप और जे कैप को छोड़ के कैप के साथ मल्टीप्लीकेशन में करेगा। तो देखो अभी क्या रहेगा अपना, तो ये अपना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम लिखते हैं एज इट इज, बट अभी जो अपना एक्सिस है वो है जेड एक्सिस। तो बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है, वेक्टर ए अपने पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप इनटू आई कैप की जगह क्या रहेगा अभी के कैप, तो के कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट जे कैप 0 और रूट 2 के कैप इंटू के कैप क्या रहेगा, वो रहेगा रूट 2, क्योंकि के डॉट के क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, वो आ गई रूट 2। ठीक है, आई होप तुमको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। अभी देखो अभी वेक्टर ए चेंज होने वाला है क्या, वेक्टर ए चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है और इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करते तो भी 1 आएगा, तो ए डॉट बी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, वो 2 है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है बच्चा, थीटा इज इक्वल टू रहता है कॉस इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आ गई रूट 2 और ये जो अपना ए की वैल्यू थी ए बी वो कितना आ गया अपना 2। ठीक है, तो ये आ गया अपना रूट 2 अपॉन 2। तो देखो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट 2 अपॉन 2 को लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, रूट 2 गेट्स कैंसिल, तो थीटा आ जाएगा अपना कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2। और तुम जानते हो कि 1 अपॉन रूट 2 कॉस के 45 डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ पे अपने को थीटा कितना मिला, यहाँ पे अपने को थीटा मिला 45 डिग्री। तो जब अपना ये वेक्टर x की तरफ जा रहा है तब 60 बना रहा है, y की तरफ जा रहा है तब 60 बना रहा है, बट जब z की तरफ जा रहा है तब 45 डिग्री बना रहा है, मतलब अपना फर्स्ट ऑप्शन बराबर है 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो आई होप अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो तुम्हें अभी ये लिखने के बाद तुम्हें ये तुम्हारा अभी होमवर्क है, हाँ ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें करके घर बैठे बैठे करना है। ठीक है, या फिर कोचिंग में हो तो कोचिंग में बैठ के करो, या फिर घर पे हो तो घर पे बैठ के करो। ठीक है, जहां भी हो मुझे ये क्वेश्चन तुम्हारे नोटबुक में चाहिए, मतलब चाहिए, पक्का प्रॉमिस करो मेरे से। आई कैप प्लस जे कैप और आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, इन दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, पहले इसे लिख लो और इसे होमवर्क मेरी तरफ से समझो कि आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप में जो एंगल बनेगा वो एंगल तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले इसे नोट डाउन करो। चलो हो गया। अभी देखो, अभी तुम्हें कुछ 2-3 क्वेश्चन मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा, उसके बाद तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, तुम यार चलते चलते ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मान लो तुम्हें जनरल बोल रहा हूं मैं, जनरल मान लीजिए तुम्हें अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, इफ वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू p डॉट q या फिर p q, then the angle between the vector is theta is equal to 90 degree,
सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है अपना फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, सेकंड है अपने पास 60 डिग्री, थर्ड है अपने पास 0 और फोर्थ है अपने पास 45 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हंसो मत, देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। वेक्टर पी डॉट वेक्टर पी इक्वल टू क्या आ गया, पी क्यू। हमने पहले ही कंडीशन डिस्कस करी थी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कब होता है, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है। तो वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू पी क्यू कब रहेगा, जब दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 रहेगा। तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया अपना 0। सिमिलरली एक ऐसा क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया हो कि 6i प्लस 3j या फिर 6i माइनस 3k, सॉरी 6i माइनस 3j, सेकंड क्वेश्चन है मैंने, फर्स्ट है ये सेकंड। छोटे छोटे जो क्वेश्चन है मैं चलते चलते आपको डिस्कस कराऊं, सिर्फ इसमें हम ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, ये आपको आते हैं, बट मेरा काम क्या है, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करना। मैं यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। देखो अपने पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ और मेन जो वेक्टर है वो लिख रहा हूँ। मान लीजिए अपने पास 6i कैप है माइनस 3j कैप है और आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हो। फर्स्ट है 3k कैप, दूसरा है अपने पास 2i कैप, ठीक है 2i कैप प्लस j कैप, सॉरी माइनस j कैप, तीसरा है अपने पास 9i कैप, ठीक है, और फोर्थ है अपने पास 3j कैप। तो आपको बोला है, फॉर एग्जांपल आपको ये पूछा गया हो कि 6i माइनस 3j कैप ये जो वेक्टर है वो दिए गए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन को परपेंडिकुलर है। देखिए 6i कैप माइनस 3j कैप इज परपेंडिकुलर टू विच ऑप्शन, 3k कैप को रहेगा, 2i कैप को रहेगा, माइनस j कैप को रहेगा, या फिर 9i कैप को रहेगा, या फिर 3j कैप को रहेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर 2i माइनस j कैप के साथ रहेगा तो 2 इंटू 6 क्या होता है 12 होता है, j इंटू 3 क्या होता है 3 होता है, और सॉरी प्लस 3 होता है, तो 12 प्लस 3 15, तो ये 0 नहीं आया क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर की कंडीशन ए है कि जब उनका मल्टीप्लीकेशन होता है या फिर डॉट प्रोडक्ट होता है तब उनका आंसर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 नहीं आया। तो 9 इंटू 6 कितना होता है 54, तो 54 एक नंबर है, 0 नहीं आएगा। 3 इंटू 3 कितना आता है बच्चा 9 आता है, तो ये भी 0 नहीं आया। बट देखो 3k कैप अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो 3k इंटू 6 है 0 आता है, क्योंकि i डॉट k तो 0 आता है। 3k इंटू 3j क्या आता है, ये भी 0 आता है क्योंकि k डॉट j क्या आता है 0 आता है। तो कौन सा ऑप्शन बराबर है अपना फर्स्ट ऑप्शन। तो देखो जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आए कि विच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, तो ऑप्शन चेक करो। इसका एक इसेंशियल वे भी है बट वो लेंदी है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि विच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, या फिर कौन सा वेक्टर हमारे दिए गए वेक्टर को परपेंडिकुलर रहेगा, तो इस केस में तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा, इस केस में तुम्हें ये जो डायरेक्शन है अपनी, सॉरी ये जो अपने ऑप्शन है उस ऑप्शन को चेक करो और चेक करने के बाद देखो कि किसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है बच्चा, उसके साथ 101% मेरी जान उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, सॉरी वो क्या रहेंगे, वो दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे 101% वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन थे तो मैंने अभी डिस्कस कर लिए, तुम चाहो तो नोट कर सकते हो क्योंकि ये भी मुझे लगता है पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। 5 मिनट का काम है, फिर 2 सेकंड का काम है, एक बार उसको पॉज करो, नोट करो, उसके बाद मैं आपको बढ़िया सा क्वेश्चन कवर करके देता हूँ। चलो बेटा अभी अपने पास क्वेश्चन है, इफ वेक्टर p इज इक्वल टू ai कैप प्लस aj कैप प्लस ak कैप एंड वेक्टर q इज इक्वल टू ai कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a इज, मतलब अपने पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर p है दूसरा वेक्टर q है, और ये जो दोनों वेक्टर है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वेक्टर p की वैल्यू क्या है बेटा, तो वेक्टर p की वैल्यू है अपनी ai कैप, वाह ai कैप प्लस aj कैप प्लस ak कैप, ठीक है। उसके बाद देखो q की वैल्यू क्या है मेरी जान, ai कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे लिखता हूँ, इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा 0। अब देखो
आई का मल्टीप्लीकेशन आई के साथ, तो ए इंटू ए का स्क्वायर होता है। हाँ ठीक है, अब देखो a इंटू -2 ये आएगा -2a, ठीक है, और a इंटू -k ये आ जाएगा बच्चा अपना -a इज इक्वल टू 0। सिंपल से कैलकुलेशन में इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो -2a और -a -3a मतलब a स्क्वायर -3a इज इक्वल टू 0। और ये तुमने 10th में किया है, 9th में भी किया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये अपने को कॉमन लेना है। तो ये अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा a -3 इज इक्वल टू 0। ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई को है, वहां जाने के बाद डिवाइड को हो जाएगा। अगर a 0 को डिवाइड करेगा तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a -3 इज इक्वल टू 0, दैट इज a इज इक्वल टू 3। तो अपने a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, a की वैल्यू। तो देखो ऐसे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं डॉट प्रोडक्ट में। तो आज टाइम की वजह से थोड़ा इशू भी चल रहा था, तो टाइम की वजह से आज हमने सिर्फ और सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा। तो बच्चा स्केलर प्रोडक्ट की जो कंसेप्ट है ना, वो किसी भी क्वेश्चन की या फिर किसी भी टॉपिक की एक कंसेप्ट होती है, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट पढ़नी पड़ती है। तो जब अपना लेक्चर अभी अपना तो लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद मुझे एक क्वेश्चन कवर करना था, बट कुछ टाइम की वजह से या फिर कुछ मेरे थोड़े से इश्यू हो गए थे, इसकी वजह से मैं वो क्वेश्चन कभी और क्लियर करूंगा। प्यारा क्वेश्चन था बहुत, मुझे मेरा फेवरेट क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो भी मैं आपको कभी अगर टाइम मिले तो कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, मैंने अभी तुम्हें सारी की सारी कंसेप्ट बता दी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन रह चुका है। प्रोजेक्शन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर वेक्टर बी के साथ कैसे प्रोजेक्ट होता है, या फिर वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ कैसे प्रोजेक्ट होता है, तो प्रोजेक्शन के क्वेश्चन जो है हम कल देखेंगे। 5 मिनट का कंसेप्ट है, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद हम उसी लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, और उस लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उस लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा आज के इस लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट की जो 95% कंसेप्ट है, पूरी की पूरी आज हमारी कवर हो चुकी है, ठीक है। अभी सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट बचा है और एक प्रोजेक्शन बचा है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन दोनों कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा, और आ चुका है यार, तुम स्ट्रांग हो, तुम खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो कि यार मुझे ये नहीं आएगा, वो नहीं, सब कुछ आएगा। लेक्चर खत्म हो जाने दो, कुछ लेक्चर खत्म हो जाने के बाद कुछ कंसेप्ट पढ़ो इसके रिलेटेड, जो मतलब हमने तो अभी सारी कवर करी है, बट अगर तुम्हें कुछ अच्छे बुक्स मिलते हैं तो उसमें भी इसके कुछ अच्छे कंसेप्ट पढ़ो, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उन्हें ट्राई करो, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। तुम्हारी पूरी की पूरी कंसेप्ट अभी क्लियर हो चुकी है। लेक्चर खत्म होने के बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तुम्हारी पूरी की पूरी 101% कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।